हेलो डियर, वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो लेक्चर। इसके अंदर हम करने वाले हैं a इजिकल टू बी प्लस सी टाइप के क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के परसेंटेज के, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके सारी तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और सारे वेद से करने वाले हैं, जितने जितने तरीके में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन और नोटबुक ले आओ। पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा, वो लिख लेना, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि बिना पेन एंड नोटबुक के आप इस चीज़ को देख रहे हो। मैथ्स की वीडियो का फ़ायदा नहीं होएगा, मतलब ना के बराबर फ़ायदा होएगा। चलिए जी, सबसे पहले कंसेप्ट करते हैं। मान लेते हैं एक वैल्यू है जो दो वैल्यूज़ के सम के बराबर है, बी और सी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि आप मार्केट में जा रहे हो और आप मार्केट में से दो चीज़ें लाते हैं हमेशा। आप रोज़ाना एक तो राइस खाते हैं, और एक आप खाते हैं दाल, यानी कि पल्सिस। यही वो, चलो जो भी हिंदी में लिख देंगे, पल्सिस PUL होएगा शायद, दाल लिख देते हैं। आप एक तो चावल खाते हैं, एक दाल खाते हैं, रोज़ाना मार्केट में जाते हैं और ये लेकर आते हैं अपने घर, ठीक है। तो मान लो एक दिन दुकानदार ने बोला कि भाई साहब, जो चावल है उनका रेट 10% बढ़ गया और जो दाल है उनका रेट भी 10% बढ़ गया। ओवरऑल आपका खर्चा कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा? सोचो ज़रा। आप जितनी भी चीज़ें लाते थे मार्केट से सबका खर्चा 10% बढ़ गया। या फिर इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, आप ये मान लो कि दुकानदार आपको बोले कि आज से चावल का रेट भी डबल और आज से दाल का रेट भी डबल। तो इसको ऐसे तो मत कर देना कि 2 दूनी 4, 4 गुना खर्चा बढ़ जाएगा। आप जितनी भी चीज़ें लाते थे मार्केट से, हर एक चीज़ का रेट डबल हो गया तो आपको डबल रुपए देने पड़ेंगे। मान लो आप चावल पहले X रुपए के लाते थे, पहले चावल आप लाते थे X रुपए के, दाल लाते थे Y रुपए की, तो पहले आपका खर्चा था X प्लस वाई। अब आप चावल ला रहे हो 2X रुपए के, दाल लेके आ रहे हो 2Y रुपए की, तो अब आपका खर्चा हो गया 2X प्लस वाई। दो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो X प्लस वाई, देखो 2 गुना हो गया ना। तो जितने भी चीज़ें आप ला रहे हो, अगर वो सारी 10% उनका रेट बढ़ जाए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? मान लो महंगाई 10% बढ़ गई। महंगाई 10% बढ़ने का मतलब ये है कि राइस भी 10% महंगे हो गए, चावल भी, दाल भी 10% महंगी होगी। ओवरऑल 10% ज़्यादा रुपए लगेंगे, हर चीज़ में 10% ज़्यादा लग रहे हैं। पहले जितने खर्च होते थे उससे 10% ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर एक वैल्यू दो वैल्यू या दो वैल्यू से ज़्यादा का सम है, फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी वैल्यूज़ का सम हो, जैसे हमने प्रोडक्ट वाले किए हैं, कितने का ही प्रोडक्ट हो, ऐसे ही कितने का ही सम हो, अगर ये वाली वैल्यू में भी सेम परसेंट का चेंज आए, ये वाली में भी, ये वाली में भी, मान लो ये भी 5% बढ़ जाए, ये भी 5% बढ़ जाए, ये भी 5% बढ़ जाए, ओवरऑल जो ए है वो भी 5% बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट, मान लो तो ये वाला केस आप लिख लो कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, इफ बी एंड सी, if there is a same percentage change in B and C, then the same change will be in A। B और C में अगर सेम परसेंट का चेंज हुआ तो वही चेंज A में होगा। अब अगर B और C में अलग अलग चेंज आए तो क्या मामला रहेगा वो सोचते हैं। मान लो दुकानदार ने बोला कि भैया चावल जो है उनका रेट 10% बढ़ गया और जो दाल जो है उसका रेट 20% बढ़ गया, तो अब आप बताओ ओवरऑल एक्सपेंडिचर के अंदर कितना चेंज आएगा, ओवरऑल आपका खर्चा है कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कॉमन आंसर जो स्टूडेंट का होता है, सबसे बेसिक, वो ये होता है कि 10 और 20 की एवरेज निकाल दो। किसी केस में ठीक हो जाएगा, किसी में नहीं होएगा। वैसे ओवरऑल ये गलत आंसर है। क्यों? देखो, अब मान लो आप एक ऐसे बंदे हो, चावल ज़्यादा लगते हैं दाल, पता नहीं, चलो जो भी है, मान लो आप चावल तो भाई मीठे बना के भी खाते हो, चावल तो मीठे बना के भी खाए जा सकते हैं, चावल की तो खीर भी खाई जा सकती है, और चावल को दाल के साथ भी खाया जा सकता है, नमकीन चावल भी बनाए के खाए जा सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना के खाए जा सकते हैं। तो आप करते क्या हो? आप दिन में दाल तो एक बार ही खाते हो, हैं, जब भी आपने खाई,
लेकिन एक बार फ्राइड राइस खा रहे हो, एक बार मीठे चावल खा रहे हो, तो कुल मिलाकर जो चावल हैं वो आप दाल के कंपैरिजन में 3 गुना लेके आ रहे हो। अगर आप दाल 1 kg लेकर आ रहे हो, चावल आप रोजाना 3 kg खा रहे हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, चावल जो है वो आप ज़्यादा लेकर आ रहे हो, उसके ऊपर अगर 10% का भी चेंज हुआ, जो आपका बैग है, आपका बैग कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें भी राइस है आपके बैग में, अगर मैं 4 जगह बना दूं तो इसमें भी राइस है, इसमें भी राइस है, इसमें भी राइस है, इसमें दाल है। तो चावल के अंदर मान लो आपने बैग को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो चावल के अंदर जब 10% का चेंज आया तो आपके बैग के अंदर 3 हिस्सों में 10% का चेंज आ गया। और दाल के अंदर 20% का चेंज आया था, सिर्फ एक हिस्से में 20% का चेंज आया। ओवरऑल कितना चेंज आ गया? 10 10 10, 30% का चेंज तो यहाँ पर आ गया, और 20 50% का चेंज आ गया ओवरऑल। लेकिन हमने ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है। ओवरऑल कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि एवरेज परसेंटेज चेंज बताएंगे ना। तो ओवरऑल जो आंसर होएगा वो अपना 12.5% होगा। तो ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसलिए करता है कि जब a = b + c है, तो हो सकता है कि a जो है वो b और c से बना है। हो सकता है कि भैया जो b है वो c के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, इनकी वैल्यू जो है वो सेम होनी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई चावल और दाल में से दाल ज़्यादा खाता हो, चावल कम खाता हो सकता है कोई बराबर खाता हो। तो इसलिए इन दोनों का रेशियो मैटर करता है कि भैया ओवरऑल एक्सपेंडिचर में राइस का कितना हिस्सा है, दाल का कितना हिस्सा है, इसलिए इनका रेशियो मैटर करता है। इसको एक और एग्जांपल से सीखते हैं। मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको पता है वहाँ पर लड़कियाँ बहुत कम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच में जाती हैं। हालांकि मैंने बीटेक वगैरह नहीं की, जस्ट चुटकुलों के माध्यम से सुना है, कितना सच है मुझे पता नहीं। तो मान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास है, तो वहाँ पर कुछ बॉयज़ हैं और भैया कुछ गर्ल्स भी हैं। तो ओवरऑल ये पूरी क्लास की स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ। अब मान लो वहाँ पर 60 बॉयज़ हैं और गर्ल्स 2 ही हैं। कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि गर्ल्स 1 या 2 ही होती हैं, ठीक है। 60 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि बॉयज़ बढ़ गए 1% और गर्ल्स बढ़ गई 300%। तो देखो गर्ल्स, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर क्या चेंज आएगा? तो गर्ल्स 300% बढ़ गई, यानी कि जितना इसका 3 गुना होगा उतनी बढ़ गई। तो या फिर 200% मान लेते हैं। गर्ल्स जो हैं वो 200%, इसका डबल यानी कि 4 बढ़ गई। और बॉयज सिर्फ 1% बढ़े, 6 बढ़ गए। बॉयज 1% बढ़ के भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब बॉयज 1%, अच्छा मैंने 1%, तो बॉयज को हम 600 मान लेते हैं, सॉरी माई मिस्टेक, 600, ठीक है। बॉयज 1% बढ़ के भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गर्ल के कंपैरिजन में। गर्ल्स 200% बढ़ गई, फिर भी 4 बढ़ी। ओवरऑल संख्या में 4 का असर डाला, बॉयज ने 6 का असर डाला। तो इसलिए क्या मैटर करता है? ये मैटर करता है कि भैया ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इनके साइज में कितने का फ़र्क है, इसलिए इनका रेशियो मैटर करता है। तो जब भी अलग अलग परसेंटेज चेंज होएगा तो हम कैसे देखेंगे? मान लो a = b + c, बी के अंदर जो चेंज आया वो आया +10% का, और सी के अंदर जो चेंज आया वो आया +20% का, और इनका जो रेशियो है वो 2:3 है मान लो। तो आप क्या करोगे कि 2 हिस्सों में 10% का चेंज आया, 2 × 10, प्लस 3 हिस्सों में 20% का चेंज आया, तो 3 × 20 डिवाइडेड बाई 2 + 3। ओवरऑल 5 हिस्से हैं, तो पर हिस्सा यानी कि ओवरऑल चेंज क्या रहेगा? तो 20 + 20 = 60 और 20 80/5, दैट इज 16%। ये आंसर होएगा। और ये प्लस है, इसका मतलब इंक्रीमेंट है। क्लियर है? तो अगर चेंजेस अलग अलग हो तो रेशियो मैटर करता है। अगर मान लो मैंने चेंजेस अलग अलग बता दिए और आपको रेशियो नहीं बताया कि बॉयज़ a = b + c, तो b और c का रेशियो क्या है, तो फिर आप क्या बताओगे? ओवरऑल क्या परसेंटेज चेंज आया? तो आप नहीं बता पाओगे। तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं कह सकते क्या होगा। हमें इनका रेशियो चाहिए अगर अलग अलग परसेंटेज चेंज है। तो अगर सेम परसेंटेज चेंज है तो नहीं चाहिए। सारी चीज़ें 10% बढ़ गई तो सम भी ओवरऑल भी 10% बढ़ जाएगा जो वैल्यू है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यही सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर मान लो 3 चीज़ें हों, a =
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 वेरिएबल का सम 1/4 के बराबर है, तो मान लो इनका रेशियो है 1:2:3, जो भी एग्जामिनर ने रेशियो बता दिया। ये 20% बढ़ा, ये 10% बढ़ा, ये 30% बढ़ा, या फिर इसको मान लेते हैं 10% घटा। आपको डिक्रीज भी हैंडल करना आ जाएगा। मान लो ये 10% घटा, तो ओवरऑल चेंज कैसे बताएंगे? 1/20 प्लस 2/10, ये सारे काम हम मेंटली कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ये घटा है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। 3 × -10, तो -3 × 10 डिवाइडेड बाई, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है तो 1 + 2 -3 करूँगा क्या? नहीं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होने दो। टोटल हिस्से तो 3, 2, 5 और 1 6 है ना चीज़ों के, टोटल पार्ट्स तो 6 ही है ना, तो नीचे 1 + 2 + 3 ही आएगा। हो जाएगा 20 और 20 40 -30 10/6, 6 कम 6 1/2/3%। पॉजिटिव आया यानी कि इंक्रीज है। ठीक है जी। तो अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से सीखें चीज़ों को। इन अ विलेज 60% ऑफ द अडल्ट्स वर मेल। कोई विलेज है, इसको अभी मेरे को 1 2 मैं 3 तरीके से आपको एक करके बता दूँ, है ना। चलो जितने भी याद आते रहेंगे मैं करवाता रहूँगा। इन अ विलेज 60% ऑफ द अडल्ट्स वर मेल। तो मेल कितने हैं? 60%। फीमेल कितनी है? 40%। तो 60% और 40% का रेशियो 3:2, सिर्फ रेशियो निकाल रहे हैं। मेल कितने बढ़े? ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाई 15%। मेल बढ़ गए 15%। और फीमेल कितनी बढ़ी? फीमेल बढ़ गई 10%। ठीक है, तो ओवरऑल क्या चेंज आएगा? 3 × 15 जो कि होएगा 45, प्लस 2 × 10 जो कि होएगा 20, डिवाइडेड बाई 3 + 2 जो कि होएगा 5। तो 65/5 यानी कि ओवरऑल 13% का चेंज आएगा। पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीमेंट है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो कि हम पहले कर चुके हैं उस तरीके से कर सकते हो। आप वैल्यू को अज्यूम करके कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा। मेल इन्होंने बताया 60 हैं, फीमेल इन्होंने बताई 40 हैं, तो मेल पहले 60 थे, फीमेल पहले 40 थी। मेल कितने बढ़ गए जी? मेल बढ़ गए 15%। 15% बढ़ गए ना, तो इसका 15% कितना होएगा? 15% निकल जाएगा इसका। 10% 6 है और 5% 3 होएगा, तो 6 और 3 9, तो मेल 9 बढ़ गए हैं, 69 हो गए। लेकिन मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि फाइनली कितने हो गए। हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कितने परसेंट का इंक्रीज आया, तो सिर्फ कितने बढ़े। फीमेल कितनी बढ़ गई भाई? फीमेल बढ़ गई 10%, तो इसका 10% कितना है? 4। तो ओवरऑल 9 और 4 13 का इंक्रीमेंट है। कितने पर? पहले बंदे कितने थे? 60 और 40 100, 100 पर 13 बढ़े यानी कि 13% इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर इस तरीके से आसानी से हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये सीखना है, दोनों सीखने हैं, कोई भी बेटर नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको लगाने आ जाएंगे सारे। एक और तरीका मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में बताऊंगा, वो उसका प्रॉपर प्लेस है बताने। इन 2014 40 स्टूडेंट्स इन स्कूल और बॉयज़। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो मिल गया। बॉयज़ कितने हैं? 40, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 60, और 2:3 का रेशियो। ठीक। ड्यू टू न्यू एडमिशन जो बॉयज़ हैं वो 20% बढ़ गए, गर्ल्स 30% बढ़ गई। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना आया? तो 2 × 20 40, 3 × 30 90, डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, 130/5 यानी कि 26। पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीमेंट, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो कि हम पहले कर चुके हैं परसेंटेज के बेसिक सीखते हुए, कि वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं हम। बॉयज जो हम वो 40% है, तो मैंने 40 मान लिया, गर्ल्स को मैंने 60 मान लिया। द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाई 20%, तो इसका 20% कितना है? +8। नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नए बॉयज़ कितने हो गए? 48, बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाई 30%, इसका 30% है 18। तो 18 और 8 26 बढ़े, तो सीधा 26 आंसर मार दो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमने पहले ही 100 ही ले रखा है। 26 बढ़े 100 पर 26। स्कूल की ताकत में वृद्धि बताएं। देखो स्कूल की स्ट्रेंथ था ना, वो सीधी हिंदी कर दी। मैं पकड़ पकड़ के ठीक करता रहता हूँ इनकी हिंदी। मैं अभी दिखा, मेरे को बाद में करूँगा।
एक्स की सैलरी इज हाफ दैट ऑफ वाई, तो एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी का रेशियो बता दिया इन्होंने। एक्स है, मान लो एक्स की सैलरी एक्स है, वाई की सैलरी वाई, या फिर छोड़ो, एक्स और वाई की सैलरी का रेशियो क्या है 1:2। एक्स की सैलरी 1 है तो वाई की सैलरी 2, ये मानो। इफ एक्स गोट 50% राइज, और एक्स की सैलरी कितनी बड़ी है 50% बड़ी है, और वाई की सैलरी कितनी बड़ी है, वाई की सैलरी 25% बड़ी है। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि कंबाइंड परसेंटेज चेंज क्या है, इनकी कंबाइंड सैलरी में परसेंटेज चेंज क्या है, यानी कि इनका सम करें, इनकी सैलरीज को जोड़ें तो कितने परसेंट ओवरऑल इंक्रीज होगी। तो अभी तक हम वही करते आ रहे हैं, जब दो चीज़ों का सम तीसरे के बराबर हो। ठीक है, तो 1 × 50 50 प्लस 2 × 25 50 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3, तो 100/3, 100/3 क्या होता है भाई साहब 33.33। क्लियर, ये बताओ। Let z is equal to x square plus y square plus xy. If x and y increase by 20% and 30% respectively, what is the percentage increase in z? देखो z जो है वो इतनी आसानी से नहीं बना है, z बना है x × x से प्लस y × y से प्लस x × y से। तो z कैसे बना है, एक तो ये पोर्शन है, इसके अंदर ये पोर्शन जोड़ रखा है, इसके अंदर ये पोर्शन, 3 पोर्शन जोड़ रखे हैं हालांकि, ये। अब इस पोर्शन के अंदर देखो x कितना इंक्रीज हुआ है, x इंक्रीज हुआ है 20%, ये भी x ही है, ये इंक्रीज हुआ है 20%, और ये दो वेरिएबल की गुणा है, दो वेरिएबल की गुणा है। ये वो वाला क्वेश्चन है कि a = b × c, b भी 20% बढ़ गया और c भी 20% बढ़ गया। तो बताओ भैया ये ओवरऑल चीज़ यानी कि a कितने परसेंट बढ़ गई, ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आया, तो ओवरऑल 44% का चेंज आएगा। फॉर्मूले से कर सकते हो a + b + a × b / 100, या फिर 6/5 6/5, या फिर वैल्यू अज्यूम करके कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये जो ट्रे मैंने बनाई है, इसके अंदर 44% का चेंज आया, क्योंकि इसके अंदर 2x है, 20 का 20 का। इस ट्रे के अंदर कितने का चेंज आया भैया, y कितना बढ़ा है 30%, तो ये बढ़ा है 30%, ये भी बढ़ा है 30%, तो दो 30% के चेंज, वही दो चीज़ों की गुणा है, तो वही फॉर्मूला लगा सकते हो a + b + a × b / 100, तो ये 69% का चेंज। अब x कितना बढ़ा है, x बढ़ा है 20%, y बढ़ा है 30%, तो यहाँ पर एक वैल्यू 20 बढ़ जाए, एक 30 बढ़ जाए, तो ओवरऑल 56% का चेंज आता है, अगर आपको पता हो। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन z, तो z में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होएगा। अब आपका क्वेश्चन कैसा हो गया, अब आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया कि एक वैल्यू है जो 3 वैल्यूज के सम से बनी है, और ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर परसेंटेज चेंज है 44% का, इसके अंदर 69% का, इसके अंदर 56% का। तो मुझे बताओ, बता पाओगे क्या। जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो कि a = b + c और इनके अंदर जो परसेंटेज चेंज है वो अलग अलग हो, तो हमें रेशियो चाहिए होता है, रेशियो चाहिए होता है हमें, जब परसेंटेज चेंज अलग अलग हो। अगर परसेंटेज सेम हो तो हमें रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया इस हिस्से का, इस हिस्से का और इस हिस्से का रेशियो कहाँ है, एक्स और वाई का रेशियो बताता तो हम खुद निकाल लेते, नहीं बताया तो वी कैन नॉट से, नहीं कह पाएंगे। अगर मान लो उसने गलती से बता दिया होता कि भैया x रेशियो y जो है दैट इज 1:2, अब बात बन जाएगी। सर अब बात कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर क्या, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 2 है, तो x की वैल्यू 1 है तो x² की वैल्यू क्या होगी 1, y² की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2 है, y² की वैल्यू 4, xy की वैल्यू क्या होगी 1 × 2 2, तो हमें रेशियो मिल गया 1:4:2। और 1 × 44, 4 × 69, 2 × 56 डिवाइडेड बाई 1 + 4 + 2। समझ गए, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा हूँ मैं। जब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जब ये कंसेप्ट आएगा, उस अंडरस्टैंडिंग को आप टेंशन मतलब मैं बढ़ा दूंगा, मेरी जिम्मेवारी वो। तो इस तरीके से आंसर आए। ठीक है, अभी तो मैंने खुद ही रकम जनरेट की है, तो ये पता नहीं कितनी आसानी से या मुश्किल से कटेगा। आप कंसेप्ट समझ लो, बस कंसेप्ट समझ गए, बताओ।
लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इफ बोथ x एंड y इंक्रीज बाई 20%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन z। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर लगेगा कि तो रेशियो तो बताया नहीं तो कैनोट से आएगा, कैनोट से नहीं आएगा, नंबर 1। फिर कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि x और y दोनों 20% बढ़े हैं, हर एक चीज़ 20% बढ़ी है तो 20% आंसर आएगा, वो भी नहीं आएगा 20%। अब एक्चुअल आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। z जो हो कैसे बना है, z बना है x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई। मुझे एक बात बताओ, x के अंदर कितने परसेंट का चेंज है, 20% का, और y के अंदर भी 20 का। तो दो चीज़ें हैं, इसके अंदर भी 20%, इसके अंदर भी 20%, और ये गुणा में है, गुणा में है। तो वही a इज इक्वल टू बी इंटू सी, इसके अंदर भी 20% चेंज, इसके अंदर भी 20% चेंज, तो ओवरऑल चेंज कितना आता था, 44%। फॉर्मूला लगा लो या कैसे भी कर लो। तो ये जो मामला है ना, ये मामला, इसके अंदर ओवरऑल चेंज है 44%। वाई भी 20% और 20% बढ़ा है, तो इसके अंदर भी ओवरऑल 44%, इसके अंदर भी ओवरऑल 44%, क्योंकि ये भी 20% बढ़ा है, ये भी 20%, 44%। समझ रहे हो? इसी तरीके से तो Z 3 चीज़ों से बना है, एक तो ये डिब्बा, प्लस में ये डिब्बा, प्लस में ये डिब्बा, 3 चीज़ों के सम से बना है Z, और उस हर एक चीज़ में 44% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो रेशियो तो हमें चाहिए ही नहीं, सेम परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। आगे बढ़े फिर, अब लगाओ दिमाग। लेट z इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इफ बोथ ए एंड सी इंक्रीज बाई 20%। इसको दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से रिप्रेजेंट करके। z जो है वो ए बी प्लस बी सी ऐसे बनता है। ठीक है, ए और सी दोनों 20% बढ़े हैं, यानी कि ये मामला 20% बढ़ा है, इसमें भी 20% का चेंज आया है, इंक्रीमेंट हुआ है। एंड बी जो हो 30% बढ़ा है, बी जो हो 30% बढ़ा है। तो बताओ, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक 20% बढ़ी है, एक 30% बढ़ी है, तो ओवरऑल 56% आएगा कि नहीं? फॉर्मूला दिमाग में लगा पा रहे हो कि नहीं? या चप्पल फेंक के मारूं कैमरे में से? क्लियर है? तो यानी कि ये जो ओवरऑल इस चीज़ के अंदर जो चेंज है वो 56% का है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर ओवरऑल जो चेंज है वो कितना है? जब चीज़ें गुणा में हो तो हमें रेशियो नहीं चाहिए, यहाँ पर 56% का है। अब z जो है दो चीज़ों का सम है, ये भी 56% इंक्रीज हुई, ये भी 56% इंक्रीज हुई, दो चीज़ों का सम है z, और दोनों में सेम परसेंट का इंक्रीमेंट। हमें नहीं चाहिए भाई रेशियो, 56 इज द आंसर। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से करेंगे, और कैसे करेंगे? और आपको b कॉमन दिख रहा है, b तो कॉमन ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। b मैंने कॉमन ले लिया, तो हाँ, अब आपको इतना बताना है कि b इंटू, यहाँ पे इंटू है a प्लस सी, तो दो चीज़ों का सम है, उनमें से एक चीज़ में कितने का चेंज आया है? ए के अंदर कितना चेंज आया है? 20% का। सी के अंदर कितना चेंज आया है? 20% का। 20%, 20%, दो चीज़ों का सम है, तो ओवरऑल सम में कितना चेंज आएगा? ये सम वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो जब सेम परसेंट चेंज हो तो हमें तो रेशियो नहीं चाहिए, अगर डिफरेंट परसेंट चेंज हो तो हमें ए और सी का रेशियो चाहिए था। इस क्वेश्चन में अगर वो ए और सी में अलग अलग चेंज भी ले आता तो आपको सिर्फ ए और सी का रेशियो चाहिए था। बी तो गुणा में है, बी के रेशियो से हमें कोई लेना देना नहीं था। क्लियर है? तो भैया ये जो पूरा मामला है, ये मामला, इसके अंदर 20% का इंक्रीमेंट है, इसके गुणा में एक चीज़ है, उसके अंदर कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है? बी में 30% का। तो अब ये दोनों चीज़ें गुणा में हैं, ये वाला डिब्बा और ये वाला डिब्बा गुणा में है, यहाँ पे गुणा है, दो चीज़ों की गुणा है, ऐसे वाला क्वेश्चन बन गया। अब ये इसके अंदर 30% का चेंज, इसके अंदर 20% का चेंज, तो अब ओवरऑल चेंज 56% का आएगा। ठीक है, गुणा वाला है, गुणा वाले कंसेप्ट से करेंगे, ऑप्शन सी। क्लियर है?
द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीजेस बाय 20%, 10% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछा है, तो देख लेते हैं। और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये मैंने मेंसुरेशन 3D में भी करवाए हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले आप पहली बार वहाँ पर देखते हो, इसीलिए मैंने वहाँ पर भी करवा दिए हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, तो जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है वाई ये, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये दो तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको तो इग्नोर कर दो, इसमें कोई चेंज नहीं आना, इसकी वजह से टोटल सरफेस एरिया में अब LBH में कुछ चेंज आया है। जहाँ पर भी सम इन्वॉल्व है हमें रेशियो चाहिए, अगर चेंज अलग अलग है तो चेंज सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। उसने बताया कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 20, 10 और 30 बढ़ गई, तो लेंथ बढ़ गई 20%। टोटल सरफेस एरिया मैंने तो वो कर दिया ना, अच्छा टोटल सरफेस एरिया, सॉरी माई मिस्टेक, ये लेटरल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया होएगा ट्वाइस ऑफ LB ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये होएगा, ये फॉर्मूला क्लियर है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर दो तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम बना है ये दो चीज़ों के प्रोडक्ट से बना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाली अंडरस्टैंडिंग यूज होगी। L और B में कितने % का इंक्रीमेंट है? 20 और 10, इसमें 20% का और B में 10% का, तो ओवरऑल कितने % का चेंज आ गया भाई? दो चीज़ों का प्रोडक्ट है तो 32% का। फॉर्मूला 20 + 10 + 20 × 10/100। अब तक ये अंडरस्टैंडिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब हाँ ये आप खुद जानने लग जाओ अब तक, ठीक है। तो ब्रेड्थ के अंदर कितने का चेंज आया है? 10 का, 20, 10 और 30 है ना, मैं सारे लिख देता हूँ एक बार। 10, 30, 30, 20, ठीक है। तो दो चीज़ें गुणा में हैं, एक में 10% का चेंज, एक में 30% का चेंज। जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर 43% का चेंज आ जाएगा। और ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे में 30 और 20, यहाँ पर 56% का चेंज आ जाएगा। 30 + 20 50, 3 × 2 6, 50 और 6 56। तो देखो इन तीन चीज़ों के सम से बना है टोटल सरफेस एरिया। इन तीन चीज़ों में अलग अलग % का चेंज है। क्या हमें इनका रेशियो मिला है? नहीं मिला है, उसने LBH लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का कोई रेशियो दिया नहीं है, तो हम नहीं बता सकते भाई। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन ही। क्या सर एग्जाम में इतना सब करने के बाद हम बता पाएंगे? नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बन जाएगी, आप पहले ही बता पाओगे अगर उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो, ठीक है। लेकिन अभी हमें पूरा समझना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अब अगर सर रेशियो गिवन होता तो मान लो रेशियो गिवन है 1:3, रेशियो गिवन इज 1:3। तो देखो L1 है, L की जगह मैं 1 रखूंगा, B की जगह 2 रखूंगा, H की जगह 3 रखूंगा, तो LB यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2, 1 × 2 2, ये 2 रेशियो 2 और 3 6 रेशियो 3 और 1 3। अब हम क्या करेंगे? 2 × 32, 6 × 43, 3 × 56 डिवाइडेड बाई 2 + 6 + 3। निकालने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ लो, मोर देन एनफ है, ठीक है। The length, breadth and height of a room are in the ratio 3:2:1. If the length and breadth are decreased by 20% and height increases by 30%, what is the percentage change in the area of 4 walls? तो ये जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ये है लेटरल सरफेस एरिया, ये होता है ये। तो दो को इग्नोर करो। अब यहाँ पर देखो लेंथ और ब्रेड्थ का जो रिलेशन है वो सम वाला है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ के सम से बना है ये चीज़। यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो चाहिएगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या है भाई? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो 3:2। हमें हाइट के रेशियो से कोई लेना देना ही नहीं है, वो ना भी देता ना हाइट का रेशियो
तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, वो तो गुणा वाले उस खेल में आ रहा है, गुणा वाले में तो हमें रेशियो नहीं चाहिए होता। तो लेंथ के अंदर कितने % का चेंज आया है? इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई 20%, और लेंथ डिक्रीज हुई है 20% से और ब्रेथ डिक्रीज हुई है 20% से, सेम % का चेंज है, सेम डिक्रीमेंट। तो अगर सेम % का चेंज है तो हमें इनका भी रेशियो नहीं चाहिए, भले ही प्लस का गेम हो, अगर सेम % का चेंज है तो ओवरऑल यहाँ पर जो चेंज आएगा वो वही आएगा माइनस का 20%। ओवरऑल ये जो पोर्शन है 20% घटा है। अब अगले पोर्शन में क्या चेंज है? गुणा वाला पोर्शन है, अगले पोर्शन में क्या चेंज है? हाइट में, हाइट इंक्रीजेस बाई 30%। तो यहाँ पर अब आप लगा लो फॉर्मूला, कैसे भी कर लो, मतलब 20% का कमी यानी कि 4/5, 30% बढ़ना यानी कि 13/10, तो क्या होगा 13 चौके 52/50, 2 का इंक्रीमेंट है 50 पर यानी कि 4% इंक्रीमेंट। ठीक है, या फॉर्मूला से करोगे तो भी यही आ जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बना रहा था मैं अब तक थोड़ी सी आपकी। अभी करेंगे क्वेश्चन जो बार बार आपको एग्जाम में दिखते हो, करेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले क्वेश्चन थे कि चीज़ क्या है ये आपको समझ में आ जाए। सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई, तो भैया किसी भी बंदे की जो इनकम होती है दैट इज इक्वल टू उसको, उसके साथ वो 2 काम कर सकता है, जो भी आपकी इनकम है उसके साथ, या तो उसे खर्च दोगे या बचा लोगे। जो रुपए बचा लिए वो सेविंग हो गई, जो खर्च दिए वो एक्सपेंडिचर हो गया, इन दोनों को मिलाकर बनती है इनकम। तो सुधा सेव्स 15%, तो 2 चीज़ों का सम से एक तीसरी चीज़ बन रही है, तो सम वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। 15% बचाने का क्या मतलब है कि 100 में से 15, लेकिन मैं 5 से काट रहा हूँ। 15% क्या होता है 3/20, मैं 5 से काट रहा हूँ ताकि वैल्यूज छोटी हो जाए। वो 3 रुपये सेव कर रही है 20 में से, तो खर्च रही होगी वो 17। तो हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे दिया एग्जामिनर। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, अगर एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया तो एग्जाम में ऐसे सजा सजा के नहीं लिखना है। एग्जाम में कैसे करूंगा मैं? एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया तो 17 × 20 340 ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, उसमें आ गई है ना बात। और सेविंग इंक्रीज बाई 60 तो 3 × 60। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको लेंदी वे से समझाना पड़ता है, मतलब लिख के समझाना पड़ता है, वे तो छोटा ही रहता है। अब 20 से इनको काट दो, 17 9, 20 से दोनों काट दिया 26, 26 इज द आंसर। सेविंग में कितने का चेंज आया है? सेविंग में चेंज आया जी 60% का। तो 17 × 20 340, 3 × 60 180, बटे में 17 + 3 20। हम सॉल्व कर चुके हैं, आंसर इस ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया? एक और तरीके से बता दूं, आप अज्यूम करके भी कर सकते हो ऐसी चीज़ों को। देखो, तो हम दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, धीरे धीरे आप दोनों में माहिर हो जाओगे। ठीक है, किसी भी चीज़ में वीक, अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो उसमें मैं आपको वीक छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, सीधी बात बताऊँ तो। अगर ज़रूरी है तो अननेसेसरी चीज़ में मैं आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करूँगा, आप अपने पर्सनल टाइम में हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग उसमें। ठीक है, तो मैं जो भी बताऊँगा वो नेसेसरी होगा, आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो इनका रेशियो 17 और 30 था, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने 170 और 30 मान लिया। 17 और 3 था, 170 और 30, या फिर 85 और 15 ही मान लेते। 15 मानता तो 60% वैसे आ ही जाता। चलो जो भी है मान लिया मैंने 170 और 30। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 20%। तो ये 20% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा भाई? मतलब ओवरऑल सिर्फ मैं चेंज पूछ रहा हूँ, 34। ये अगर 20, ये कितना बढ़ा है 60%, ये 60% बढ़ेगा तो 18 बढ़ जाएगा। ओवरऑल कितने का चेंज आ गया भाई? 40 और 12 52, 52 का चेंज। 170 और 30 कितने पर? 200 पर। अगर 200 पर 52 का चेंज है तो 100 पर कितने का आएगा? 2 से काट रहा हूँ मैं, 26 का। ऑप्शन है 26%। तो अब हर एक क्वेश्चन में हर मेथड यूज़ नहीं करूँगा, जहाँ पर जो इफ़ेक्टिव मुझे लगेगा वो यूज़ करूँगा। ठीक है, आप खुद अपने एंड पर दोनों मेथड साथ लेकर चल सकते हैं।
एन एम्प्लॉय यूज टू सेव 40% ऑफ हिज सैलरी, तो जो सेविंग है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से बनती है भाई साहब सैलरी। तो 40% सैलरी सेव कर रहा है, यानी कि 2 सेव कर रहा है तो 3 खर्च कर रहा है। ठीक है, 40% 60%। ओके, इफ़ हिज सैलरी इंक्रीज बाई 30%, तो अब देखो अब की बार सैलरी जो है वो 50 कितनी इंक्रीज होगी 30%। तो इस क्वेश्चन को थोड़े से अलग तरीके से मैं आपको करना बताऊंगा। चलो दो तरीके से मैं आप इसको बता 3 तरीके से बता देता हूँ। तो सैलरी जो है ओवरऑल वो कितनी इंक्रीज हो गई, वो इंक्रीज हो गई 30%। एंड एक्सपेंस इंक्रीजेज बाय 20%, और एक्सपेंस जो हो 20% इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो सेविंग का जो परसेंटेज इंक्रीज है वो एक्स मान लो। तो उसी तरीके से करो, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5, और फाइनल उत्तर जो हम निकालते थे वो उसने बता दिया कि भैया 30 है। तो ये 5 उधर ऊपर चला गया, तो 60 प्लस 2x इक्वल टू 150। अब इसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ, देखो अब आएगा मज़ा, आएगा मज़ा अब बरसात का। देखना इधर 150 इधर लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको दिखे, 60 इधर और 2x इधर। इसी चीज़ को मैंने लिखा है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ये हम फॉलो करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। 2 और 3 का सम इधर 5 बन रहा है ना, जी हाँ। इनकम में कितने का चेंज आया था, आप बोलोगे सर 30% का चेंज आया था, तो लिख लो पूरे चेंज को, 5 3 15, तो टोटल चेंज 150 होना चाहिए। यहाँ का और यहाँ का चेंज मिला के 150 होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव में। अब यहाँ पर कितना चेंज था, यहाँ पर ओवरऑल 20%, तो गुणा कर लिया करो इससे, 3 टुकड़ों में, हर एक टुकड़े में 30% चेंज आता है, तो 5 टुकड़ों में 150%। हर एक टुकड़े का उन्होंने एवरेज चेंज है 20, तो 3 टुकड़ों का 60%। तो मुझे एक बात बताओ, 150 यहाँ पर हमें टोटल चाहिए, और मैं बार बार ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ ये एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे ऐसे। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ एग्जाम में कि यहाँ पर 30% का चेंज आया ना, मैं लिखता हूँ 150, 5 इंटू 30। यहाँ पर कितने का चेंज आया 20 का, 20 थी 60। अब भाई साहब 60 में क्या जोड़ूगी 150 है 90। इसका मतलब सेविंग में जो टोटल चेंज है वो 90 है। अगर 2 टुकड़ों में 90 है तो पर टुकड़ा 45 का रहा होगा। समझ गए हम कैसे करेंगे, क्लियर। वो पर टुकड़ा आपको चेंज बताएगा, आप टोटल चेंज करके देख लेंगे, यहाँ के जो चेंज है उन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। एक तो ये मेथड हो गया। धीरे धीरे आपके मेथड को इवॉल्व करूँगा, धीरे धीरे, सीधी मेरी आदत नहीं है ऐसे फॉर्मूला छोड़ दूंगा। आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जहाँ पर आएगी, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और वहाँ पर फंस जाओगे, ठीक है। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग, क्या बताया उसने, एन एम्प्लॉय यूज टू सेव 40% ऑफ हिज सैलरी, तो सेविंग जो है वो 40 है, एंड तो एक्सपेंडिचर 60 हो गया, टोटल ये 100 हो गई। तो उसने क्या बताया कि भाई सैलरी इंक्रीज बाई 30%, तो यहाँ पर जो चेंज आया 30% बढ़ गई, यानी कि 30 का, इन दोनों में मिला के वही चेंज होएगा, ठीक है। इज एक्सपेंस इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंस कितना इंक्रीज हो गया, इसका 20% कितना होगा 12। देखो ये चीज़ कुछ बड़ी होगी, ये चीज़ कुछ बड़ी होगी, इन दोनों का सम ये है, तो इन दोनों में जो बढ़त या घटत है वो मिलाकर इसकी बढ़त के बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का इंक्रीमेंट मिलाकर ही उसका बनाता है। अगर 5 रुपये यहाँ बढ़े, 5 रुपये यहाँ बढ़े, अगर ए की वैल्यू बी प्लस सी है, अगर मैं बी को 5 बढ़ा कर दूँ, सी को 5 बढ़ाकर 6 बढ़ा कर दूँ, तो ए जो हो 11 बड़ा हो जाएगा, यही सिंपल बात है। अगर मैं बी को 10 बढ़ा कर दूँ, सी को 3 छोटा कर दूँ, तो ए जो हो 7 बड़ा हो जाएगा। या ये 10 बड़ी, ये 3 बड़ी, ओवरऑल तो 7 ही बड़ी, ठीक। तो यहाँ पर जो चेंजेस है उनका सम इसके बराबर होना चाहिए, सीधी बात है ये। तो यानी कि 18 होएगा। तो आप देख लो 40 पर 18 बढ़ गया, ये 18 कितना है, 40 का कितना परसेंट है, 20 दूनी 20 पंजे 2 निम्मे 9 पंजे 45%, ठीक है, क्लियर। ये सिंपल लगा आपको, परसेंटेज वाला भी सिंपल लगेगा, दोनों सिंपल कर देंगे आपके लिए, टेंशन मत लो।
अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 75% स्पेंड कर देता है, 25% बचाता है, यानी कि 3:1 का रेशियो है। ये 3 है, ये 1 है, तो ये 4 है। अब भाई तो कुछ भी बता ले, एग्जामिनर को सीधा सीधा बोल रहे हैं। इज इनकम इंक्रीज्ड बाई 20%। तो 20% इनकम, तो मैं सीधा सीधा गुणा कर रहा हूँ, 20 चौके 80, टोटल 80% का चेंज, इन दोनों का जो चेंज है उसका सम 80 आएगा। एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10, एक्सपेंडिचर को 10%, तो 10 दिए 30, यहां पर क्या आएगा 50। कितने टुकड़ों में? एक टुकड़ों में 50। यहां पर टुकड़ा देखना होता है फिर 50/1। हालांकि एक है तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 50% खत्म, टाटा, गया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? इनके अंदर एक एक जीरो बढ़ा दो, ये लो, और उसकी बात मान लो। इनकम इंक्रीज बाय 20%, इसका 20% कितना भैया? टोटल इंक्रीमेंट कितना आया है? 8 का है। ठीक है, यहाँ पर 8 का इंक्रीमेंट आया है। यहाँ पर कभी कभी हमें टोटल भी निकालना होता है, तो यहीं से देख लेंगे हम। इसमें कितने का इंक्रीमेंट है? 10% का, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट आया है इसमें। तो यहाँ पर 5 का आया होगा पक्का। तो 5 की बढ़त है 10 पर, यानी कि 50%। ये भी बहुत ही शानदार तरीका है, बट हमें दोनों चाहिए। कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे हैं, आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसमें भी ये चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, एवरेज में भी ये चीज़ें चाहिए होंगी, इसलिए दोनों सिखा के चल रहा हूँ। इफ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई इंक्रीजेज बाई 30% एंड हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 20%, तो भैया सैलरी जो है दैट इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। सैलरी 30% बढ़ गई, एक्सपेंस 20% बढ़ गए। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग? उसने रेशियो बताने की तकलीफ उठाई? नहीं उठाई। सम वाला केस है, दो चीज़ों का सम तीसरे के बराबर है, तो हमें एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो चाहिए। हाँ, चाहे इनकम और सेविंग का बता दे, उससे भी मिल जाएगा, यानी कि हमें रेशियो चाहिए इनका। उसने नहीं बताया, वी कैन नॉट से विदाउट रेशियो। आंसर इज ऑप्शन। ए मैन स्पेंड्स 60% of his income. His income increases by 40%, and due to this, he increases his expenditure by 40%. Find the percentage increase in his saving. That is option D. 40% आएगा उत्तर। डायरेक्टली आप ऐसे बता सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था? इफ A इज इक्वल टू B प्लस C, अगर इन दोनों के अंदर सेम परसेंट का चेंज हो, ये भी 10% चेंज हुआ हो, ये भी 10% चेंज हुआ हो, तो रेशियो की ज़रूरत नहीं है भैया। रेशियो कुछ भी हो, रेशियो बताए या ना बताए, ये भी 10% चेंज होगा। अगर ये 20% चेंज हुआ हो, ये 20% चेंज हुआ हो, तो ये भी 20% चेंज होगा भाई, क्योंकि दोनों के सेम चेंज होने पर ही तो ये सेम चेंज हुआ होगा। क्लियर है? अगर वो बोल दे कि ये 20%, ये 30% चेंज हुआ है, ये 30% चेंज हुआ है, तो बताओ ये कितना चेंज हुआ होगा? ये भी 30 ही हुआ होगा। रेशियो बताओ या ना बताओ। तो यहाँ पर उसने क्या बताया है? उसकी इनकम भी 40% बढ़ी, उसने एक्सपेंडिचर भी 40% बढ़ा दिया, तो सेविंग भी 40% बढ़ी होंगी। तो आंसर इज ऑप्शन डी। हमें वो रेशियो चाहिए नहीं, रेशियो की जरूरत ही नहीं है। अगर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दो चीज़ों का सम तीसरे के बराबर है, तो किन्हीं भी दो में अगर सेम परसेंट का चेंज है, तो तीसरी में भी सेम परसेंट का चेंज आना पड़ेगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 40%। क्लियर? आप निकाल के देख सकते हो, तो भी वही आएगा। The cost of an apple is twice that of banana, and the cost of a banana is 25% less than that of a guava. Actual question अपने SSC का है। If the cost of each type of fruit is increased by 10%, then the percentage increase in the cost of 4 banana, 2 apple, 3 guava. उसने क्या बताया? जो increase है वो कितना है? If the cost of each type of fruit is increased by 10%, हर एक टाइप के फ्रूट की कॉस्ट 10% इंक्रीज होगी। कुछ भी रेशियो में हो, अलग अलग फ्रूट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो किसी भी रेशियो में हो, ओवरऑल तो 10% का इंक्रीमेंट आएगा। आंसर इस ऑप्शन है। लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता अगर इस 10% को अलग अलग हम कर देते ना, 10%, 20%, 30%, तो फिर आप ये भी बोलते सर हमें समझाओ तो अगर ये अलग अलग होता। तो मैंने खुद एक क्वेश्चन फ्रेम किया, ये तो एक्चुअल क्वेश्चन आया था। चलो कंसेप्ट तो समझाएं आपको कि अगर अलग अलग चेंज हो गए तो करेंगे कैसे, तो ये आप एक बार ट्राई करो।
तो उसका क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन ये है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 8 बनाना 2 एप्पल एंड 9 गुआवा। 8 बनाना प्लस 2 एप्पल प्लस 9 गुआवा, इनकी कॉस्ट में परसेंटेज चेंज बताना है। ठीक है, तो 8 बनाना पर कितना खर्चा होगा ये किस पर डिपेंड करता है, मतलब टोटल बनाना पर कितना खर्चा होगा किस पर डिपेंड करता है कि बनाना का रेट कितना है और भैया बनाना आप खरीद कितने रहे हो। तो खरीद कितने रहे हो ये तो उसने बता दिया, 8 खरीद रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 9 खरीद रहे हैं। इनका रेट और देख लेते हैं एक बार, इनके रेट का रेशो उसने बताया है। द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ बनाना, एप्पल बनाना एंड गवावा। तो एप्पल की कॉस्ट ऑफ बनाना से डबल है, ठीक है भाई। द कॉस्ट ऑफ बनाना इज 25% लेस देन दैट ऑफ ए गवावा। बनाना की कॉस्ट गवावा से 25% कम है, यानी कि ये 4 है तो ये 3 है। 75% है ना, 75/100, ये 3 है तो ये 4 है। और एप्पल की कॉस्ट क्या थी, बनाना से डबल थी, यानी कि ये 6 है। तो 6:3:4 का रेशियो है। ठीक है, 6:3:4। तो यहाँ पर टोटल कितना खर्चा आएगा, यहाँ पर टोटल 8 बनाना लेने हैं, हर एक बनाना की कॉस्ट कितनी है 3, 8 3 24 का खर्चा। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने का खर्चा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अब की बार जो हम रेशियो निकाल रहे हैं वो हम रेशियो निकाल रहे हैं कि बनाना के ऊपर नेट जो एक्सपेंडिचर है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट। नेट जो कॉस्ट है वो बनी कैसे, वो कॉस्ट में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो कॉस्ट बनी कैसे, किस चीज़ की कॉस्ट में पूछ रहा है, 8 बनाना 2 एप्पल 9 गवावा, 8 बनाना 2 एप्पल 9 गवावा। अच्छा, इनकी कॉस्ट में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, यानी कि 3 चीज़ों का सम है उसमें परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो इनकी जो कॉस्ट है उसका रेशियो चाहिए ना, यहाँ पर कितना खर्चा, यहाँ पर कितना खर्चा, यहाँ पर कितना खर्चा, उसका रेशियो चाहिए। मैं उसी का रेशियो निकाल रहा हूँ। 8 बनाना पर कितना खर्चा किस पे डिपेंड करता है कि बनाना का रेट कितना है और खरीदे कितने, 8 इंटू रेट। तो बनाना का रेट 3 रुपये है, तो मैं उसी का रेशियो निकाल रहा हूँ कि इनके ऊपर कितना कितना खर्चा होगा। फिर इनके परसेंटेज चेंज को मैं एंटरटेन करूंगा। एप्पल की कॉस्ट क्या है भाई 6 रुपये, तो 6 दूनी 12। गवावा की कॉस्ट है 4 रुपये, तो 9 चौके 36। तो 12 से काट दूंगा, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 3 36। इनके ऊपर जो खर्चा है वो इस रेशियो में हो रहा है। अगर 1 रुपये के 2 एप्पल मिल रहे हैं तो 2 रुपये के 8 बनाना मिल रहे हैं। अब उसने बोला कि ये वाली चीज, अब यहाँ पर बनाना की कॉस्ट बढ़ी है, तो कुछ बच्चों को डाउट आएगा सर 8 की वैल्यू तो नहीं बढ़ी, सिर्फ बनाना की वैल्यू बढ़ी है। 8 क्या है, कॉन्स्टेंट है, इग्नोर करो उसे। ठीक है, अब एग्जामिनर ने बताया है, क्या बताया है, इफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल इंक्रीज बाई 20%, एप्पल की कॉस्ट यानी कि यहाँ पर 20% का इंक्रीमेंट हुआ। कॉस्ट ऑफ गवावा इंक्रीज बाई 30%, यहाँ पर 30% का इंक्रीमेंट हुआ। कॉस्ट ऑफ एप्पल 20, गवावा 30, बीच में क्या छूट गया, बनाना की 10। केले बेचारे सस्ते ही रहते हैं। तो ओवरऑल कितने का चेंज आएगा भाई, 2 इंटू 10 है 20। ठीक है, 1 इंटू 20 20, 3 इंटू 30 90, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 और 1 3 और 3 6, कितना आ गया, 20 और 20 40 और 90 130/6। अब यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है ये 21.6 आ रहा होगा। 21 छक्के 126 होते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ, ए स्क्रू ड्राइवर एंड ए हैमर करंटली हैव सेम प्राइस, उनका प्राइस सेम है, यानी कि मैटर ही नहीं करता पेचकस खरीद रहे हो या थोड़ा है, सेम प्राइस है। रेशियो क्या है दोनों के प्राइस का, 1:1। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर राइजेज बाई 5% एंड द प्राइस ऑफ ए हैमर गोज अप बाई 3%, ओके, देन हाउ मच मोर विल इट कॉस्ट टू बाय 3 स्क्रू ड्राइवर्स एंड 3 हैमर्स। 3 स्क्रू ड्राइवर और 3 हैमर की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। तो किन किन चीज़ों की कॉस्ट देखनी है, 3 स्क्रू ड्राइवर और 3 हैमर की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बढ़ेगी, ये हमने देखना है। 2 चीज़ों का सम है,
कंबाइंड क्या इम्पैक्ट होगा। तो स्क्रू ड्राइवर की और हैमर की कॉस्ट का रेशियो जानते हो, स्क्रू ड्राइवर और हैमर की कॉस्ट का रेशियो उसने क्या बताया, ये सेम है सर। तो ठीक है, इसकी जगह भी 1 यूज़ कर लो, इसकी जगह भी 1, तो 3:3। पहले तो मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो देख रहा हूँ ना, दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो देख रहा हूँ। तो रेशियो क्या है, 1:1। ओके, अब उसने क्या बताया है, इफ़ द प्राइस ऑफ स्क्रू ड्राइवर राइजेज बाई 5%, यहाँ पर 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो 1 × 5, अब 1 होता है ना, तो जोड़ के आधा कर दिया करो। जब ये दोनों बराबर हों तो जोड़ के आधा कर दिया करो। 5 और 3 8/2 4। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके बीच वाला आंसर आता है, 3 और 5 के बीच में 4 है, यानी कि इनकी एवरेज आंसर आता है, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं देखता हूँ आपको कोई डाउट तो नहीं रह जाएगा इसमें। फिर से बता दूँ एक बार, उसने क्या पूछा, उसने पूछा है हाउ मच मोर विल इट कॉस्ट टू बाय 3 स्क्रू ड्राइवर एंड 3 हैमर। 3 स्क्रू ड्राइवर और 3 हैमर खरीदने में अभी कितने % हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर ये कांड हो गया, रेट बढ़ गए। तो 3 स्क्रू ड्राइवर और 3 हैमर मैंने लिख लिए। अब ओवरऑल यहाँ पर जो खर्चा है, यहाँ पर जो खर्चा है, उसका मुझे रेशियो चाहिए। तो एक स्क्रू ड्राइवर 1 रुपये का है, तो एक हैमर भी 1 रुपये का है, तो 3 × 1 3, 3 × 1 3, 1 × 1 1। तो यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है, यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है, उसका रेशियो 1:1 निकला। फिर उसने बताया यहाँ पर जो चेंज आया वो +5%, यहाँ पर +3%। तो 1 × 5, 1 × 3, 1 + 1 2। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जोड़ के आधा कर दिया करो, ऑप्शन बी। ये करो, An article is manufactured using 2 ingredients A and B. The cost of ingredient A and B are 20% and 30% of the total manufacturing cost of the article. ये बोल रहा है कि एक आर्टिकल जो है वो 2 इंग्रेडिएंट से बनता है। अच्छा जी, ए और बी से, और कुछ नहीं पड़ता इसमें, सिर्फ 2 चीज़ें पड़ती हैं। द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ए की जो इंग्रेडिएंट की कॉस्ट है वो 20% है टोटल कॉस्ट की, और बी की 30% है। तो यार 100 तो नहीं हुई, 20 और 30 50 ही हुई। ये चीज़ नोट किया। तो ये थोड़ी है 2 चीज़ों को ला कर ये 10 की लाई, ये 10 की लाई, तो 20 रुपये का आर्टिकल तैयार हो गया। लेबर कॉस्ट भी तो होती है अलग, और अदर चार्जेस भी होते हैं। तो आर्टिकल 2 चीज़ों से बनता है, इंग्रेडिएंट ए से, इंग्रेडिएंट बी से। इसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट की 20%, इसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट की 30%, और कुछ अदर कॉस्ट भी हैं, कुछ अदर एक्सपेंस भी हैं, 20 और 30 50, क्योंकि आर्टिकल की टोटल कॉस्ट कितनी होगी 100%। उसमें से 20% कॉस्ट है इंग्रेडिएंट ए को लाने में, 30% कॉस्ट है 100 रुपये में से इंग्रेडिएंट बी को लाने में, और टोटल कॉस्ट उसकी 100 रुपये है। तो बाकी की 50 कुछ अदर एक्सपेंस मैंने बोल दिया। तो ये भी है, कुछ बच्चे इसको भूल जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती करेंगे। एक ऑप्शन भी मैच हो जाएगा इसके कारण, शायद ऑप्शन सी मैच हो जाएगा आपका, बट वो गलत होगा। ठीक है, अब तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो 3 तरह की कॉस्ट लग रही है आर्टिकल को बनाने में, और उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो है 2:3:5। ठीक है, अब देखो, अब एग्जामिनर ने क्या बताया, इफ द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ए एंड बी इंक्रीज बाई 40% एंड 10%। तो आर्टिकल ए की कॉस्ट 40% बढ़ गई, आर्टिकल बी की कॉस्ट 10% बढ़ गई, अदर एक्सपेंसेस बढ़े ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0% चेंज। प्लस 40% का मतलब है 40% बढ़ना, प्लस 10% का मतलब है 10% बढ़ना, 0% यानी कि ना बढ़े ना घटे, उतने ही रह गए, तो यहाँ पर 0 रहेंगे। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने फॉर्मूला को। 2 × 40 यानी कि 80, 3 × 10 यानी कि 30, 5 × 0 यानी कि 0, डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 5। ठीक, क्या हो गया 110/10, दैट इज इक्वल टू 11, ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। The income of Raju is 44.44% more than his expenditure। तो भैया इनकम आ गई, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो 44.44, ये क्या होता है, ये होता है 4/9, 4/9। तो 4/9, द इनकम ऑफ राजू इज 4/9 मोर है देन हिज एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 9 है तो उसकी इनकम इससे 4 ज़्यादा है, यानी कि 13 है। तो सेविंग 4 हो गई।
समझ गए। इनकम है वो इससे 4/9 ज़्यादा है, यानी कि अगर ये 9 है तो इससे 4 ज़्यादा है, 13, 4/9 मोर, 4 ज़्यादा है 9 से। इफ इज इन इनकम इंक्रीज बाई 60%, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो भाई साहब, दोनों तरीके बता देता हूँ। इन सब के एक एक जीरो चिपका दो। अज्यूम कर लिया मैंने ये 130, 90 और 40 है। अब हम इन सारे चेंजेस को लाएंगे। इस इनकम इंक्रीजेज बाई 60%, इनकम जो हो 60% बढ़ गई, तो यानी कि +78, 73, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 70%, एक्सपेंडिचर बढ़ गया भाई 9 7 63, है ना, 70% है, ठीक है। तो यहाँ पर 78, यहाँ पर 63, तो यहाँ का चेंज आपको पता लग जाएगा। इसमें से इसको घटा दो, ये कितना बड़ा होगा, 8 में 3 गया 5, और 7 में 6 गया 1, 15 बड़ा होगा, ठीक है। देन हिज सेविंग इंक्रीजेज बाई 12,000, तो ये जो 15 है ना, इसकी वैल्यू इसने बता दी है कि सेविंग 12,000 से बड़ी। ये जो 15 यूनिट है इसकी वैल्यू 12,000 बता रहा है। तो कितने गुना है, 15 8 120, 800 गुना है। एक्चुअल वैल्यू जो हमने मानी है उससे 800 गुना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। इनिशियली जो एक्सपेंडिचर था और जो सेविंग थे उनके बीच का फ़र्क, तो इनके 90 और 40 के बीच में कितना फ़र्क होगा, 50 का। इन यूनिट्स में 50 का है, लेकिन एक्चुअल चीज़ें 800 गुना है, 40,000 का फ़र्क, ठीक, क्लियर है। दूसरे तरीके से करने की सोचें अब। इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट रहेगा, बट हमें तरीके में एक्सपर्ट बनना है, तो एक बार वो लगा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, देखते हैं कैसे होएगा। हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%, अगर इनकम 60% इंक्रीज होगी तो मैं 13 को 60 से गुणा कर रहा हूँ, है ना, तो 13 × 78, टोटल 780% का, या फिर मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 60%, 13 × 60 780। दिस शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 70%, तो 9 × 70 630। तो अब यहाँ पर कितने परसेंट का चेंज आना चाहिए, 780 में 630 कटा दो, 150%। कितने हैं ये, 4 टुकड़े हैं, तो पर टुकड़ा कितने का चेंज आना चाहिए, सेविंग इतने % बढ़ेगी, इनकम इतने % बढ़ी, एक्सपेंडिचर इतने % बढ़ा, तो सेविंग इतने % बढ़ेगी भाई, 150/4%। इसने क्या बताया, इसने बताया कि सेविंग जो है वो 1200 रुपये बढ़ गई, यानी कि सेविंग का 150/4% ये है। तो अगर सेविंग का 150/4% ये है, तो सेविंग का 1% क्या होएगा, 150/4 से डिवाइड कर दो, ये सेविंग का 1% है। तो सेविंग का 100% कितना होगा, ये लो, ये सेविंग का 100% है, यानी कि ये सेविंग की वैल्यू है, यानी कि कितने यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू है। और हमसे किस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है 9 और 4 में फ़र्क कितना है, 9 और 4 में 5 का फ़र्क है। 4 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 5/4। 4 इनिशियली जो हमें पता है, और 5 फाइनली जो हमें बतानी है। तो जो हमें पता है वो नीचे होती है, जो बतानी है वो ऊपर होती है, ताकि जो हमें बतानी है वो कितने गुना है किसका, जो हमें पता है उसका। अगर आपको 8 बतानी होती है और 4 पता है, तो आप डबल करते हैं ना, 8/4, ये डबल बता दो। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। 4 की वैल्यू पता है तो 5 की बतानी, इतना सिंपल है वैसे। 15 8 0 0, खत्म हो गई बात। 8 5 40,000 ऑप्शन है, ठीक है। The monthly expenses of a person are 66/3 more than her monthly saving. Income, expenses और saving। जो expense हैं वो 2/3 मोर है। 2/3 मोर का मतलब होता है 3 से 2 ज़्यादा। इसको ऐसे देखा करो, 3 से 2 ज़्यादा। 2/3 मोर देन हर मंथली सेविंग, 3 से 2 ज़्यादा। अगर सेविंग 3 है तो इससे 2 ज़्यादा, यानी कि 5 है, इनकम 8 है। इफ़ हर मंथली इनकम इंक्रीज, दोनों तरीके से करेंगे। इफ़ हर मंथली इनकम इंक्रीजेस बाई 44%, इनकम 44% बढ़ी है, तो मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, ठीक है, इतने %। एंड हर मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 60%, एक्सपेंसेस 60%, तो 5 छके 30, 300। तो भैया 352 है टोटल, 300 यहाँ आ गए, यहाँ पर 52 होंगे। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 52/3%। तो सेविंग जो है वो 52/3% बढ़ गई। और ये क्या बोल रहे हैं, देन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ दिस मच इन हर मंथली सेविंग। अच्छा,
तो सेविंग जो बढ़ी है उसकी ये वैल्यू है, यानी कि सेविंग का 52/3% ये है। सेविंग का 1% कितना होगा, उसको डिवाइड करो 52/3 से। ये सेविंग का 1% है भाई, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लिखते रहो बस। अगर ये सेविंग का 1% है तो 100% कितना होगा, ये होगा, यानी कि ये सेविंग है, यानी कि ये 3 की वैल्यू है। बतानी क्या है, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, यानी कि 5 की वैल्यू। अगर ये 3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू ये होगी डिवाइडेड बाई 3, 5 की वैल्यू ये होगी। 5 दूनी 10,000। एक्चुअल क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 2020। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। क्या बताया था उसने, हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 44%। अब इसको 44% कौन बढ़ाएगा, इजी रहेगा इसको 44% बढ़ाना। इसका 40% क्या होगा, 32, 3.2। उतना मज़ा तो नहीं आएगा, पर चलो बढ़ा लेते हैं, नहीं तो ये 800 करना पड़ेगा, फिर वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसका 40% हो जाएगा जी 800 के 32, और फिर 4% हो जाएगा 3.2, तो 35.2। ऐसे ही कर लूँगा मैं पॉइंट में डील। और मंथली एक्सपेंस इंक्रीज बाई, मंथली एक्सपेंस 60%, यानी कि 6 5 30, 30 बढ़ गए। तो सेविंग कितनी बढ़ गई होंगी, 5.2, है ना। अब वो क्या बता रहा है कि सेविंग इतनी बढ़ गई, यानी कि 5.2 की वैल्यू ये है। तो 5.2 की वैल्यू उसने बता दी। तो एक्चुअल चीज़ें कितने गुना चल रही हैं रेशियो से, इतने गुना चल रही हैं भाई। और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा कि भाई 50 की वैल्यू बताओ, तो ये लो गुणा में 50, एक्सपेंसिव पूछा था ना, तो ये आ जाएगा 10,000। सोल्व कर लो। साहिल यूज्ड टू स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम। ओके, 87.5 का मतलब है 7/8। 8 में से 7 खर्च दे रहा है वो, सिर्फ 1 बचा रहा है। ठीक है। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 11 1/9%। अब यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन में है 11 1/9, 14.28, यानी कि अब यहाँ पर कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा अपने लिए, वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। तो उसकी इनकम जो है वो 11 1/9% बढ़ी, यानी कि 9 पर 1 बढ़ गई। तो 9 से डिवाइड होनी चाहिए ना ये वैल्यू, तो मैं सबको 9 गुना कर दे रहा हूँ। ठीक है। एंड हीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 1/7, और एक्सपेंडिचर 1/7 से बढ़ा, यानी कि 7 से डिवाइड होना चाहिए एक्सपेंडिचर, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। तो ठीक है, अब देख लेते हैं। तो भैया इनकम 1/9 बढ़ी, यानी कि कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। इसका 1/9 8 है। एक्सपेंडिचर 1/7 बढ़ा, यानी कि 9 बढ़ा। तो देखो ये 8 है, इन दोनों के सम के बराबर होता है ये, यानी कि यहाँ पर -1 आया होगा पक्का। भैया इन दोनों के सम के बराबर ही होता है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 - 1 8, ऐसे ही रहा होगा। -1 है, मतलब कि सेविंग घटी है बेचारे की। देन फाइंड इज करंट सेविंग। तो करंट सेविंग उसकी कितनी हो गई, 1 घटी है, तो 9 1 9 8 हो गई। अच्छा, फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज, कितना वो सेव कर रहा है परसेंटेज। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। उसकी इनकम पहले कितनी थी, 9 8 72, 72 और 8 80 हो गई आज इनकम। एक्सपेंडिचर कितना था, 9 7 63, 63 और 9 कितना हो गया, 72। और उसकी सेविंग कितनी हो गई, 8। तो बताओ कितने सेव कर रहा है टोटल इनकम में से, 10% सेव कर रहा है, 10%। ठीक है। तो अब की बार उसने ये पूछ लिया कि फाइनली सेविंग कितनी है, तो फाइनल वैल्यूज निकाल लेंगे उसके, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम। ओके, 2/11 सेव कर लेती है, मतलब कि 11 में से 2 ये सेव कर लेती है और 9 ये खर्च देती है। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 1/7, एक्सपेंडिचर 7 से डिवाइड होना चाहिए 1/7, तो मैं सबको 7 गुना कर रहा हूँ। नहीं, चलो सब 7 गुना हो गए, सेम ही करना था। ये है एक्सपेंडिचर, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था। एंड इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, 20% इंक्रीज, यानी कि 1/5 इंक्रीज, 5 से डिवाइड होनी चाहिए इनकम, तो सबको 5 गुना कर देते हैं ईजी करने के लिए। इधर कर लेते हैं ना, ठीक है जी।
तो चलिए अब इन चेंजेस को लेकर आते हैं। 1/7 बढ़ गया एक्सपेंडिचर, और इसने पूछा क्या वो देख लो, उस हिसाब से लिखेंगे। देन इज सेविंग इंक्रीज बाय दिस, फाइंड हर इनिशियल इनकम। तो बता देंगे, स्टार्टिंग वाली चीज़ें पूछी है ना। ओके जी। एक्सपेंडिचर 1/7 बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ गया, इसका 1/7, 9 5 45 होएगा। और इनकम कितनी बढ़ी उसकी इनकम बढ़ी बाई 1/5, यानी कि 11 7 77 होएगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल 77 का चेंज है, यहाँ पर 45 का, तो इसमें ये घटाओ, 7 में 5 गए 2, 7 में 4 गए 3, यहाँ पर पक्का 32 का चेंज आया होगा। और एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला है, हमारे प्यारे भोले एग्जामिनर ने, कि 32 की जगह 9600 है। 32 थी 96, यानी कि एक्चुअल वैल्यू 300 है, इन वैल्यूज़ की 300 गुणा है। इनिशियल इनकम पूछी है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग तो इनिशियल इनकम ये है, लेकिन एक्चुअल में इससे 300 गुना है, तो बस ये निकाल लो। 7 5 35 थी, ये 105, 105 गुणा में 11 करोगे तो 5 5 1 1 0 0, 1,15,500 ऑप्शन है। सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम, हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। तो इनकम 15% सेव कर रही है, यानी कि 3 17 20, 15,85,100। हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, इनकम 20% बढ़ गई, कितनी हो गई, +2 +4, या फिर यार दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूँ मैं। हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, ये 20% बढ़ गई, तो 20 × 20 400, ठीक है। ओवरऑल चेंज 400% का आया है। सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट, तो अमाउंट सेम ही सेव करती है, इसका मतलब क्या है, अमाउंट जो सेविंग है वो उतनी ही है, इसका मतलब सेविंग में कितना चेंज आया, 0% चेंज आया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 0%, यहाँ पर क्या लिखोगे, 0%, तो 3 × 0 0, तो यहाँ पर तो 0 है, यानी कि नेट पूरे का पूरा 400 चेंज यहीं पर आ रखा है 17 हिस्सों में, तो 400/17 इतना इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर। यही पूछा है क्या, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, तो यही उत्तर आ जाएगा 400/17। 17 दूनी 34, 17 × 51, 23 9/17, 13 ऑप्शन। अदरवाइज दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो आप खुद कर ही लोगे, कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, वो खुद करना। सेविंग को सेम रख लेना। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg wheat. Okay. The price of rice is 20% of the price of wheat. Okay. And thus he spent total ₹350 on rice and wheat per month. 350 रुपये खर्च कर देता है पर मंथ। If the price of wheat is increased by 20%, then by what percent the consumption of rice should be decreased to keep the net expenditure same? ठीक है, given that फलाना ढिमकाना। ओके, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर वो क्या है, वो है जी राइस और वीट, इन दो चीज़ों के ऊपर है नेट एक्सपेंडिचर। राइस पर कुछ खर्चा है, वीट पर कुछ खर्चा है, दिस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं उसने क्या क्या लिख रखा है। तो राइस पर जो खर्चा है और वीट पर जो खर्चा है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। राइस का जो खर्चा है वो डिपेंड करेगा कि कितने राइस खाए और उनका प्राइस क्या है, यानी कि क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है। तो इनकी क्वांटिटी क्या है, अगर ये राइस 25 किलो खाता है तो वीट 9 किलो खाता है, यही होगी। हाँ, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। वीट का जो प्राइस है उसका 20% ही राइस का प्राइस है, यानी कि वीट का प्राइस 5 रुपये है तो राइस का प्राइस 1 रुपये है। तो यहाँ पर आ गई इनकी क्वांटिटी कि भैया कितने किलो खा रहा है, ये आ गया प्राइस। इन दोनों को मिलाकर ही बनता है ना एक्सपेंडिचर, कि कितनी चीज़ खाई और कितना प्राइस है। तो इन दोनों को या तो गुणा कर लो या ऐसे ही काट लो, 5 एकम 5 5 5 25, इसको ऐसे। तो 5:9 रेशियो आ गया इन दोनों के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसका। राइस पर 5 रुपये हो रहे थे, उस पर 9। अब इनमें से किसी एक के अंदर वो चेंज बता देगा और आप बता दोगे, रेशियो मिल गया, एक के ऊपर चेंज बता देगा। अब देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाई 20%, तो वीट का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया। और आगे देखो, देन बाई वट परसेंट द कंजप्शन ऑफ राइस शुड बी डिक्रीज्ड,
टू कीप द नेक्स्ट नेट एक्सपेंडिचर सेम, नेट एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। तो नेट एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आया है? 0% का। तो कर लो फिर 9 × 20 180। यहां पर मुझे पता नहीं, यहां पर जो भी चेंज था दिस इंटू 0 0, यहां पर जो भी अपना एक्सपेंडिचर था 9 और 5 कितना हो गया? 14। एक्सपेंडिचर 14 था, 9 रुपये वीट पर, 5 रुपये राइस पर, ओवरऑल 14। तो 14 × 0 0। तो यहाँ पर प्लस का 180, तो यानी कि यहाँ पर माइनस का 180 होएगा। तो 180 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 36। तो 36% कम होना चाहिए राइस का प्राइस या फिर राइस की कंजप्शन, इन दो में से एक, प्राइस या कंजप्शन में से एक कम होना चाहिए, जिसको भी वो कम करना चाह रहा है। दूसरी चीज़ को वो कॉन्स्टेंट बताएगा। देन बाई वट परसेंट द कंजप्शन ऑफ द राइस शुड बी डिक्रीज, कितने परसेंट कंजप्शन रखूँ? तो उसने नीचे क्या बताया है? गिवन दैट द प्राइस ऑफ द राइस एंड द कंजप्शन ऑफ व्हीट इज कॉन्स्टेंट। तो 36। क्लियर है? समझ में आ गई बात? दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। और सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं, जितने भी कंसेप्ट हम कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना 100% देने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो 200%, जितने भी परसेंट मैं निकाल सकता हूँ, मतलब उतने बेहतर से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी एक चीज़ की टेंशन मैंने ख़त्म कर दी है कि भैया जो आपको कोर्स के अंदर वीडियोज़ मिल गई और जो PDF मिल गई, इनको रगड़ दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा सिर्फ मॉक टेस्ट है ना, उनके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करनी है, सीधे एग्जाम दे दो, नंबर ले लोगे। इन्हीं को रिपीट करना, एक क्वेश्चन बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लगे रहो भैया।